हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पिनेकल लिमिटेड का दे रखा है बच्चों 31 मार्च 2019 का। कितना था? 28,000। तो बच्चों इस बार पहले से ही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ वो पहले से ही बता रखा है, 28,000 जनरेट हुआ। इसके बाद देखो बच्चों हमें बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट दे रखा है कंपनी का। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी साइड है जिसमें बच्चों सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स है, उसके अंदर बच्चों शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज भी है जिसमें ट्रेड पेबल्स है। इसके बाद देखो बच्चों एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके बाद बच्चों करंट एसेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसके बाद देखो बच्चों हमें नोट टू अकाउंट भी दे रखा है जिसमें पहला नोट रिजर्व एंड सरप्लस का है, जिसमें बच्चों हमें सरप्लस का बैलेंस बता रखा है 2018 का और 2019 का। इसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास 9% डिवेंचर्स है। इसके बाद देखते हैं बच्चों और क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमें बैलेंस बता रखा है। इसके बाद लास्ट नोट इंटेंजिबल एसेट में गुडविल का है। इसके बाद बच्चों में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट में बच्चों बताया एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी 90,000 रुपीज, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था 23,000 रुपीज का, उसे सोल्ड करा गया है 12,000 रुपीज के प्रॉफिट पर। सेकेंड पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि 9% डिवेंचर्स को इश्यू करा गया था 1 अप्रैल 2018 को। अब बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं ना, जो कि बच्चों हमें पहले से ही गिवन दे रखा था क्वेश्चन में। कितना था बच्चों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? 28,000। बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमें करना है। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमने फिक्स्ड एसेट देखते हैं ना, और फिक्स्ड एसेट के लिए देखो बच्चों हमारे पास एक मशीन की सेल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना, देखा था बच्चों हमने। तो इसके लिए बच्चों अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, जिसका बच्चों हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 6,04,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 8,86,000। तो सबसे पहले ये बैलेंस का अमाउंट लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था। देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बता रखा था एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी 90,000 रुपीज, उस पर डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं 23,000 रुपीज का। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, जो हमें मशीन की बुक वैल्यू दे रखी है 90,000 रुपीज, इसमें से बच्चों हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले ही माइनस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अभी 23,000 का अमाउंट हमें माइनस नहीं करना, बिकॉज बच्चों यहाँ पे हमें बुक वैल्यू बता रखी है। अगर बच्चों देखो यहाँ पे हमें कॉस्ट बोल रहा होता कि मशीनरी की कॉस्ट इतनी है, तो बच्चों हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करना पड़ता। बट यहाँ पे देखो बच्चों में क्या बताया रखा है कि सीधा मशीन की बुक वैल्यू दे रखी है, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करने के बाद हमारे पास मशीनरी की इतनी बुक वैल्यू बची होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो 90,000 की हमारे पास मशीन की बुक वैल्यू है, उसे बच्चों हमने 12,000 के प्रॉफिट पे सोल्ड करा। तो बच्चों सेल पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? 90,000 का तो मशीन थी और उसे 12,000 के प्रॉफिट पे सेल करा, मतलब टोटल बच्चों 1,02,000 रुपीज रिसीव हुए होंगे ना। तो बाय बैंक अकाउंट बच्चों सेल हमेशा क्रेडिट साइड में आता है ना, तो क्रेडिट साइड में आ गया 90,000 प्लस 12,000 का प्रॉफिट, तो टोटल 1,02,000 में हमने मशीनरी को सेल कर दिया। अब बच्चों 12,000 रुपीज का हमें फायदा हुआ था, उसे बच्चों हम कौन सी साइड में रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में, गेन ऑन सेल। तो बच्चों टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, गेन हुआ हमें सेल पे ना बच्चों कितने का? 12,000 रुपीज का, तो हमने वो लिख दिया। अब देखो बच्चों जो हमारे पास डेप्रिसिएशन थी कितने की चार्ज करी थी हमने? 23,000 रुपीज की। तो डेप्रिसिएशन बच्चों हमारी क्रेडिट साइड में आते हैं ना, तो क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन आ गई बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें दे रखा था क्वेश्चन में 23,000 रुपीज की टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करी हमने उस मशीनरी पे। ठीक है बच्चों,
अब हम अपना टोटल देख लेते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड का हमारा टोटल ज्यादा आ रहा है 10,11,000, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है, बैलेंस अमाउंट बच रहा है। अब बच्चों याद करो, मैंने पहले ही बताया हुआ है ना कि जब भी एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बच्चों बैलेंस होगा परचेज का। तो यहाँ पे देखो कितना बैलेंस अमाउंट बच रहा है 3,95,000। तो बच्चों ये अमाउंट है परचेज का, इतने के हमने और एसेट्स परचेज करे होंगे। तो टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया, बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल गया इतने के हमने और एसेट परचेज करे। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमें प्लांट और मशीनरी अकाउंट से क्या क्या पता चल गया कि बच्चों हमने 3,95,000 के एसेट्स परचेज करे। अब बच्चों जब एसेट्स परचेज करे होंगे तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, मतलब नेगेटिव हो गया। तो बच्चों नेगेटिव से हम इसे शो कर देंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,95,000 नेगेटिव का था तो इस पे बच्चों हमने ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो जो हमने मशीनरी सेल करी थी कितने में 1,02,000 रुपीज में, उससे बच्चों कैश का इनफ्लो हुआ होगा ना, कैश हमें मिला होगा, मतलब ये पॉजिटिव का अमाउंट है। तो बच्चों इसे पॉजिटिव से शो कर देते हैं, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000 पॉजिटिव का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा था तो इसका बच्चों हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, जिसका बच्चों हमें बैलेंस दे रखा है ना। तो सबसे पहले ये बैलेंस का अमाउंट लिख लिया हमने। ओपनिंग बैलेंस बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड में आ गया और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड में आ गया। अब बच्चों देखो जो हमने मशीनरी सोल्ड करी थी उस पर बच्चों हमने कितने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करी थी मशीनरी अकाउंट में, 23,000 रुपीज की टोटल डेप्रिसिएशन थी ना उस मशीनरी पे, जो कि बच्चों हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करी थी, यहाँ पे लिखी थी ना बच्चों। अब ये ट्रांसफर किससे करी थी हमने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से करी होगी ना बच्चों। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हम मशीनरी में ट्रांसफर करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो डेबिट साइड में आ गया बिकॉज हम ट्रांसफर कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 23,000 का टोटल डेप्रिसिएशन था। अब बच्चों हम इसका टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 1,63,000, क्रेडिट साइड में बच्चों हमारे पास बैलेंस बच रहा है। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जब भी बैलेंस बचेगा तो वो बैलेंस परचेज डेप्रिसिएशन का होगा। ठीक है बच्चों, वो बैलेंस किसका होगा, डेप्रिसिएशन का। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है 83,000 रुपीज। तो टोटल बच्चों उस ईयर के लिए टोटल डेप्रिसिएशन कितनी रही होगी 83,000। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L आ गया, बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल गया कि करंट ईयर में हमने टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी होगी 83,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास सिर्फ यही दो एक्टिविटीज थी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। तो बच्चों हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया 2,93,000 माइनस का है। अब बच्चों माइनस का है तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिए। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, कैश यूज हुआ होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बिकॉज माइनस का अमाउंट आया ना। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारा कैश फ्लो कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से करना है। तो बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम अपना शेयर कैपिटल देख लेते हैं। शेयर कैपिटल का बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 9 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया ना, मतलब बच्चों हमने नए शेयर इश्यू करे होंगे। कितने से इंक्रीज हुआ है 4 लाख रुपीज से। बच्चों 4 लाख के हमने शेयर इश्यू करे होंगे और जब बच्चों शेयर इश्यू करते हैं तो हमें कैश रिसीव होता है ना। तो बच्चों 4 लाख हमें मिले होंगे, मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। तो बच्चों हम इसे पॉजिटिव से दिखा देंगे, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर 4 लाख रुपीज हमें मिले होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स भी दे रखे थे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बच्चों देखो 9% डिबेंचर दे रखे थे जिसका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे डिबेंचर भी इंक्रीज हो गए, मतलब हमने और डिबेंचर भी इश्यू करे होंगे। कितने 1 लाख के। अब बच्चों जब डिबेंचर इश्यू करते हैं तब भी तो हमें कैश रिसीव होता है ना, तो इससे बच्चों कैश का इनफ्लो हुआ होगा ना, तो ये भी पॉजिटिव से हम अपना शो कर देते हैं। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज का कैश का इनफ्लो जनरेट हुआ होगा, तो उसे हमने पॉजिटिव से दिखा दिया। अब बच्चों देखो हमने जो डिबेंचर्स इशू करे उन पे बच्चों इंटरेस्ट भी तो पे करा होगा ना। तो बच्चों देखो इंटरेस्ट का रेट कितना था 9% का। बट बच्चों देखो अभी हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चों क्या बता रखा था कि जो 9% डिबेंचर्स थे वो कब इशू करे गए थे 1 अप्रैल 2018 को। मतलब देखो बच्चों क्या कि जो हमने 1 लाख के 9% डिबेंचर इशू करे ये कब करे थे 1 अप्रैल 2018 को। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना,
हमारे पास जो 9% डिबेंचर्स का बच्चों बैलेंस दे रखा था, ओपनिंग वाला कितना था 2 लाख। और बच्चों देखो ओपनिंग वाले का हमारे पास क्या मतलब हो गया कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा ना बच्चों। तो देखो हमारे पास पहले से ही 2 लाख के डिबेंचर्स थे। अब उसके बाद बच्चों देखो हमने 2018 1 अप्रैल को मतलब ईयर की बिगिनिंग के फर्स्ट डे पे ही हमने 1 लाख और इशू कर दिए। मतलब देखो बच्चों 2 लाख पे तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही, वो तो हमारे पास पहले से ही एग्जिस्टिंग में थे। उसके बाद बच्चों हमने ईयर के बिगिनिंग में फर्स्ट डे पे ही 1 लाख और इशू कर दिए। तो बच्चों उन पे भी तो हमें पूरे ईयर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। तो टोटल बच्चों हम किस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, 2 लाख जो हमारे पास पहले से थे और 1 लाख जो हमने ईयर के बिगिनिंग में इशू करे ना बच्चों, तो 3 लाख पे टोटल हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना बच्चों 9% का था, तो बच्चों 3 लाख का 9% हमारे पास कितना हो गया 27,000। तो बच्चों इतना हमने इंटरेस्ट पे करा होगा। और बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आता है ना, तो इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिवेंचर्स आ गया। अब बच्चों पे करा होगा तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, तो इसे नेगेटिव से हमने शो कर दिया, तो ब्रैकेट लगा दिए। अब बच्चों में इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया 4,73,000। अब बच्चों फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास तीनों एक्टिविटी का कैश फ्लो आया होता है उन्हें हमें ऐड करना होता है। तो बच्चों हमारे पास नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है। देखते बच्चों ऐड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से था 28,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से था माइनस का 2,93,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से था पॉजिटिव का 4,73,000। इन तीनों अमाउंट को बच्चों हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2,08,000। तो बच्चों नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना हो गया 2,08,000। अब इसके बाद बच्चों में क्या करना होता है, हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऐड करना होता है नेट इंक्रीज में। अगर बच्चों इन दोनों का टोटल क्लोजिंग बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाता है तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी होती है। देखते हैं बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था हमें। तो बच्चों देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,40,000। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है ना कि जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर ही आते हैं ना। तो टोटल देखो बच्चों हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,40,000। तो टोटल हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 1,60,000। ऐड कर दिया। अब बच्चों में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,68,000। अब बच्चों देखते हैं क्या हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टोटल इतना ही आता है क्या। तो देखो बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट का हमारे पास है 1,30,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का है 2,38,000। अब बच्चों में ऐड करेंगे तो हमारे पास 2,68,000 ही आएगा ना। तो बच्चों देखो हमारे पास जो टोटल है वो क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। देखते बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बेसिस पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखते बच्चों सबसे पहले लायबिलिटीज साइड में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है जिसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज भी है जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग करंट लायबिलिटीज की है जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 12% डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल्स है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। इसके बाद बच्चों एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स की जिसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके बाद बच्चों में नोट्स टू अकाउंट्स भी दे रखा है जिसमें पहला नोट शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है। उसके बाद दूसरा नोट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है। इसके बाद बच्चों में लास्ट नोट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का दे रखा है जिसमें हमें कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस बता रखा है 2023 का और 2022 का। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट बच्चों एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बता रखी है प्रपोज डिविडेंड जो कि अभी प्रपोज करा गया है 2023 में बच्चों 20% का रेट प्रपोज करा गया था डिविडेंड का और 31 मार्च 2022 को 15% का रेट प्रपोज करा गया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि जो इनकम टैक्स पे करा गया था ड्यूरिंग द ईयर उसमें 15,000 इंक्लूडेड था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करा गया था 15,000 रुपीज का। उसके बाद देखो बच्चों थर्ड पॉइंट में बता रखा है लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000 उसे सोल्ड कर दिया गया था 10% के प्रॉफिट पे। इसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट में बता रखा है कि जो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का रेट था वो कितना था 10% का।
अब बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं ना। उसमें बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज निकालना। वो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सरप्लस का डिफरेंस निकालते हैं ना। तो देखो बच्चों हमारे पास रिजर्व इन सरप्लस में सरप्लस का बैलेंस ये रखा था ना, ओपनिंग बैलेंस कितना बच्चों 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 7,50,000। तो बच्चों डिफरेंस निकालने के लिए हम क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देते हैं ना। तो बच्चों माइनस करा तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया 1,50,000। अब याद करो बच्चों इसमें ऐड क्या कहते थे, अगर हमने कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा हो या टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करी हो या डिविडेंड पे करा हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग वाला बैलेंस दे रखा था ना। और बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है बच्चों टैक्स पेड का अमाउंट, कितना हमने टैक्स पे करा होगा करंट ईयर में। और जो बच्चों हमारे पास क्लोजिंग वाला बैलेंस होता है वो होता है बच्चों हमने करंट ईयर में कितनी प्रोविजन क्रिएट करी होगी टैक्स के लिए, है ना बच्चों। तो हमारे पास जो क्लोजिंग वाला बैलेंस है 95,000 रुपीज का, इतने की बच्चों हमने प्रोविजन क्रिएट करी होगी ना करंट ईयर में टैक्स के लिए। अब बच्चों इस अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, जो भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं हमने ऐड करते हैं ना करंट ईयर के लिए। तो बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स 95,000 रुपीज हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो हमारे पास प्रपोज डिविडेंड के बारे में ही बता रखा था ना। देखो बच्चों हमारे पास प्रपोज डिविडेंड के रेट बता रखे थे, क्योंकि करंट ईयर 31 मार्च 2023 में 20% रेट था और प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 में 15% का रेट था। अब बच्चों याद करो करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे करते हैं ना हमेशा। तो बच्चों देखो प्रीवियस ईयर का रेट हमारे पास कितना है 15%, है ना बच्चों। करंट ईयर में जो हमारे पास 2022 का रेट होगा उसके हिसाब से पे करा जाएगा, वो कि कितना है 15%। और बैलेंस देखें तो बच्चों देखो हमारे पास प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे ही पे करा जाता है, जो कि बच्चों कितना होगा 10 लाख, है ना बच्चों। तो 10 लाख का 15% के हिसाब से हमें प्रपोज डिविडेंड पे करना है। कितना होगा बच्चों 15%, 1,50,000। बच्चों इतने का हमने डिविडेंड पे कर दिया होगा ना, तो उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज आ गया 3,95,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो बच्चों कैसे करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना। देखते हैं बच्चों हमारे पास ऐसी कौन सी आइटम्स थी। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा था प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था 10% का। अब बच्चों याद करो डेप्रिसिएशन एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, और बच्चों जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो बच्चों कितना रेट डेप्रिसिएशन का था 10% का। अब बच्चों देखो प्लांट एंड मशीनरी के हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 4 लाख, तो इसका बच्चों 10% का अमाउंट हमने डेप्रिशिएट करा होगा। 4 लाख का बच्चों 10% कितना हो गया 40,000। तो बच्चों 40,000 की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी होगी। अब बच्चों डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, तो उसे हम ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन 40,000 रुपीज का हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास नॉन करंट एसेट में गुडविल भी दे रखा था ना, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी ना। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ कि जब भी हमारी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बच्चों हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि हमने गुडविल को अमोर्टाइज कर दिया, मतलब डेप्रिशिएट कर दिया, तभी जो वैल्यू डिक्रीज हुई ना। कितने से डिक्रीज हुई है 20,000 से। अब देखो बच्चों हमने अभी देखा था कि डेप्रिसिएशन एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, तो बच्चों ठीक उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन भी एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है। अब गुडविल को हमने कितने से अमोर्टाइज करा है 20,000 रुपीज से, तो इसे बच्चों हम ऐड कर देंगे। ये भी एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है, 20,000 हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेल के रिलेटेड बता रखा था ना। थर्ड पॉइंट में देखो बच्चों क्या बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000 उसे हमने सोल्ड करा है 10% के प्रॉफिट पे। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, किसी भी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं होती ना बच्चों फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट सेल करना। ये तो बच्चों देखो हमारे पास एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना। अब बच्चों उसमें भी देखो हमें क्या हुआ प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट पे सेल करा, मतलब बच्चों फायदा हुआ होगा ना। तो एक टाइप का ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी ना बच्चों हमारे लिए। और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है हमारे पास उन्हें बच्चों हमें माइनस करना होता है ना।
तो यहाँ पे देखो बच्चों हमें कितने का फायदा हुआ होगा, 10% के प्रॉफिट बोला है। बुक वैल्यू कितनी थी, 1,50,000। बच्चों 1,50,000 का 10% कितना हो गया, 15,000। इतने का हमें प्रॉफिट हुआ होगा। और बच्चों एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी ना, बिकॉज जो बच्चों गेन होता है हमें सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे, ये हमारी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें अर्न नहीं होता ना, ये टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उन्हें हमें माइनस करना होता है। तो बच्चों 15,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसे हम माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ रहा है बच्चों, 4,40,000। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल में चेंज आए हो उन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। देखते हैं बच्चों हमारे पास करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखे थे ना, जिनका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस था 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गए ना, कितने से, 10,000 से। अब बच्चों जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमें माइनस करना पड़ता है ना। तो बच्चों ट्रेड पेबल 10,000 से डिक्रीज हो गए, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद करंट एसेट्स देख लेते हैं। तो बच्चों देखो करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री थी, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई ना, और जब भी करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल भी थे, जो ही बच्चों देखो हमारे पास इंक्रीज ही हुए ना, पहले 1,50,000 के थे, उसके बाद 2 लाख के थे, मतलब ये भी इंक्रीज हो गए। अब बच्चों हम इसको भी माइनस कर देंगे। कितने से इंक्रीज हुए ट्रेड रिसीवेबल, 50,000, और इन्वेंट्री 80,000 से, दोनों ही बच्चों इंक्रीज हुए हैं। और जब भी करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है ना, तो बच्चों माइनस कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल 50,000 से और इन्वेंट्री 80,000 से। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स आ जाएगा 3 लाख, है ना बच्चों। बिफोर टैक्स क्यों, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था बच्चों, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है बच्चों टैक्स पेड का अमाउंट, कितना हमने टैक्स पे करा होगा। बच्चों देखो ओपनिंग वाला बैलेंस कितना है, 80,000, इतने का बच्चों हमने टैक्स पे करा होगा ना। अब देखो बच्चों एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बच्चों क्या बताया था कि जो इनकम टैक्स पे करा गया था ड्यूरिंग द ईयर, उसमें 15,000 रुपीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का भी था। अब पर बच्चों हमें कौन सा अमाउंट चाहिए, सिर्फ इनकम टैक्स का। तो 80,000 में से 15,000 हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमने कितना अमाउंट पे करा होगा इनकम टैक्स का, 65,000, है ना बच्चों। तो 65,000 का हमने टैक्स पे करा, तो बिफोर टैक्स हमारे पास इतना कैश जनरेट हुआ था, 65,000 का टैक्स पे कर दिया, वो अमाउंट माइनस कर दिया। तो बच्चों हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया, 2,35,000। तो बच्चों हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो बच्चों देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम अपने फिक्स्ड एसेट देखते हैं ना, नॉन करंट एसेट। अब देखो बच्चों नॉन करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या था, सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग था और प्लांट एंड मशीनरी था। अब देखो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड तो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा था ना कि सेल करी गई थी, तो इसके लिए बच्चों हम अपना लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं। अब देखो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 8 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 6,50,000। तो सबसे पहले अपना ये बैलेंस का अमाउंट लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में। तो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था। देखो बच्चों क्या बता रखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000, उसे हमने 10% के प्रॉफिट पे सेल करा था ना, और बच्चों हमने प्रॉफिट का अमाउंट भी निकाला था, कितना आया था, 15,000। अब बच्चों सेल कर रहे हैं तो सेल कौन सी साइड में आती है, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल, 1,50,000 की बुक वैल्यू थी, उस पर 10% का प्रॉफिट हमने और ऐड कर दिया। तो बच्चों कितने में सेल करी थी हमने, 1,65,000 में। ठीक है बच्चों, और जो हमारे पास फायदा हुआ कितने का, 15,000 का, उसे भी तो बच्चों हम शो करेंगे ना। तो गेन हमारे पास कौन सी साइड में आता है,
डेबिट साइड में तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, 15,000 का फायदा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल बच्चों हमारे पास सेम आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट से हमें क्या पता चल गया कि 1,65,000 में हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करा था। अब जब बच्चों सेल करा होगा तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा ना, कैश हमें मिला होगा, तो इसे हम पॉजिटिव से शो करते हैं ना। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000 रुपीज हमें मिले होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी में तो बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया था, बस डेप्रिसिएशन हुआ था जिससे बच्चों वैल्यू डिक्रीज होगी। 40,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था ना, तो उसी से ये वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। अब इसके बाद देखो हमारे पास और क्या था, गुडविल था जिसका बच्चों हमने ट्रीटमेंट देख लिया। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस तो 0 है बट क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। मतलब यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं थी बट ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज करी होंगी ना 6 लाख रुपीज की, और जब बच्चों परचेज करी होंगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना बच्चों, तो नेगेटिव से इसे शो कर देते हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख नेगेटिव का था तो हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ ये 2 ही एक्टिविटीज है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आती हैं। अब बच्चों हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास माइनस का आंसर आ रहा है 4,35,000 माइनस का है बच्चों, तो कैश यूज हुआ होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो बच्चों हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों हमें लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से करना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बच्चों अपना शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स देख लेते हैं। बच्चों देखो शेयर कैपिटल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 15 लाख। यहाँ पे देखो बच्चों हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, मतलब बच्चों हमने शेयर इशू करे होंगे, कितने से इंक्रीज हुआ है 5 लाख। और जब बच्चों शेयर इशू करे होंगे तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा ना, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 5 लाख रुपीज हमें मिले होंगे, कैश का इनफ्लो है, तो हमने इसे पॉजिटिव से दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास बोरोइंग्स में क्या क्या था, बैंक लोन था बच्चों सबसे पहले, जिसका देखो ओपनिंग बैलेंस तो 0 है बट क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 1 लाख दे रखा है। मतलब बच्चों देखो हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में तो कोई बैंक लोन नहीं था बट ड्यूरिंग द ईयर हमने बैंक से बच्चों लोन लिया होगा, अभी तो बच्चों हमारे पास ईयर के एंड में शो कर रहा है ना। और जब बच्चों बैंक से लोन लिया होगा तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा ना, मतलब बच्चों कैश का इनफ्लो है तो पॉजिटिव से शो कर देंगे। बैंक लोन 1 लाख रुपीज का हमने ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी थी जिसमें बच्चों 12% डिवेंचर्स थे, जिनका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस तो 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 0 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में 12% डिवेंचर्स थे 2 लाख रुपीज के, उनको बच्चों हमने रिडीम कर लिया होगा ना ड्यूरिंग द ईयर, तभी तो देखो हमारे पास ईयर के एंड में डिवेंचर्स नहीं है ना। मतलब बच्चों 2 लाख रुपीज के जो 12% डिवेंचर्स थी उनके हमने पेमेंट कर दी होगी, रिडीम कर लिया होगा उन्हें। अब बच्चों जब पेमेंट करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा ना, तो नेगेटिव से शो कर देंगे, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमने डिविडेंड पे करा था वो आ जाएगा। तो बच्चों ने कितना डिविडेंड पे करा था 1,50,000 रुपीज का पे कर रहे हैं, ये बच्चों कैश का आउटफ्लो है ना, तो वो आ गया 1,50,000 माइनस का था, इसलिए बच्चों हमने इस पे ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के हम पेमेंट करते हैं वो भी बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर ही आता है। बता रखा था बच्चों हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 15,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करा गया था, तो ये भी बच्चों हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर ही आता है और पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो बच्चों से हमने ब्रैकेट लगा के शो कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया 2,35,000। तो बच्चों हमने तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों 4th स्टेप क्या होता है, तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो को ऐड करना। बच्चों इन तीनों अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है ना। तो बच्चों तीनों को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 35,000। तो बच्चों हमारे पास नेट इंक्रीज कितना आ गया 35,000। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें जो हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस रहा होगा वो ऐड करना होता है नेट इंक्रीज में। अगर बच्चों इन दोनों में टोटल क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाता है तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है ना। यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने दे रखे थे, टोटल देखो बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस था 3,40,000, इसे हम अपने ऐड कर देते हैं नेट इंक्रीज में जो कि कितना आया था 35,000। अब बच्चों हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल आ जाएगा 3,75,000। देख लेते हैं बच्चों, देखो
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस का टोटल कितना आ रहा है 3,75,000। तो बच्चों देखो हमारा टोटल इक्वल आ रहा है ना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो बच्चों यहाँ पे हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।